म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फिर से एक बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है भैया। सेबी ने आदेश भी दे दिया है, इस चोरी को पकड़ भी लिया है और ये फ्रॉड है एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा। 30 करोड़ का फ्रॉड का केस है और हुआ है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या होता है समझाता हूं, लेकिन एक चीज समझिए, जब ऐसे समय समय पे केसेस आते रहते हैं, फ्रॉड के केसेस म्यूचुअल फंड में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन एसआईपी इन्वेस्टर्स का होता है जो अपनी मेहनत की कमाई से 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद बड़ा वेल्थ मिलेगा। इन फ्रॉड्स की वजह से उनका वेल्थ जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता। एक एसआईपी इन्वेस्टर्स, एक आम इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है इन फ्रॉड्स की वजह से। कैसे नुकसान होता है समझाऊंगा, और जब ऐसे फ्रॉड सामने आते हैं तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए एक आम इन्वेस्टर, आम एसआईपी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, यह भी आज आपको समझाता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले केस क्या है वो समझा देता हूं। फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या होता है? जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, देखो हम म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं और हमारा पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, किसी ना किसी शेयर में डालती है इस उम्मीद में कि वो शेयर जब बढ़ेगा तो उससे एक रिटर्न जनरेट होगा और वो रिटर्न हम जैसे, आप जैसे एसआईपी इन्वेस्टर्स के बीच जाता है। ठीक है। होता क्या है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जब कोई शेयर खरीदती है या कोई शेयर बेचती है तो बहुत बड़े अमाउंट में खरीदती है या बेचती है। अब हम जैसे नहीं कि भैया 5000, 10,000, 20,000 का शेयर खरीदते हैं। जब एक म्यूचुअल फंड कंपनी कोई कंपनी का शेयर खरीदती है तो शायद 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का एक बार में ऑर्डर जाता है। और सोच के देखिए, 500 करोड़ रुपए, मान लो अगर 500 करोड़ रुपए किसी एक शेयर में अगर जाते हैं तो वो कंपनी का शेयर एक दिन में, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो हो सकता है 2-3% एक झटके में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है तो एक झटके में हो सकता है वो 8-10% बढ़ जाए म्यूचुअल फंड कंपनी के एक ऑर्डर से। मतलब एक बार उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस शेयर खरीदा और कंपनी का शेयर झटके में 10% ऊपर चला गया। आप सोच के देखिए, किसी को अगर यह खबर पहले से लग जाए कि इस शेयर में कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे डालने वाली है तो वो इन्वेस्टर्स क्या करेगा? उस शेयर को पहले खरीद लेगा, क्योंकि उसको पता है म्यूचुअल फंड कंपनी का बड़ा पैसा आने वाला है इसमें, और बड़ा पैसा आने की वजह से ये शेयर भागेगा, तो उसने पहले ही पैसा डाल दिया उस शेयर में। और जैसे ही ये शेयर बढ़ा, वो इन्वेस्टर क्या करेगा? बेच करके निकल लेगा, मुनाफा कमा करके। तो इसी को कहते हैं फ्रंट रनिंग। और एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ डीलर ये काम कर रहे थे। मतलब जिस आदमी के हाथ में है कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगना है, वो आदमी ये इंफॉर्मेशन पहले ही बाहर लीक कर दे रहा है, पहले ही अपने साथी संगियों को बता दे रहा है, भैया हमारी कंपनी इसमें पैसा डालने वाली है, अपना पैसा इसमें डाल दो। इस तरीके से 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया है। तो ये होती है भैया फ्रंट रनिंग। अब उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि जानकारी पहले से ही लोगों के बीच नहीं, अपने सेटिंग वाले के बीच दे दी जाती है। इससे यूनिट होल्डर का पैसा महंगा पड़ता है। यूनिट होल्डर का पैसा कैसे महंगा पड़ता है? लेट्स सपोज वो म्यूचुअल फंड कंपनी जो यूनिट खरीदने जा रही थी, अब वो यूनिट, चूंकि शेयर का प्राइस अभी नीचे था, 10 रुपए का एक यूनिट पड़ रहा था, लेकिन किसी ने पहले ही उसमें पैसा डाल दिया अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के चक्कर में। तो इस चक्कर में होता क्या है कि जो यूनिट एक आम इन्वेस्टर्स को 10 रुपए का पड़ना चाहिए, वो यूनिट शायद 12 रुपए का पड़ेगा, 13 रुपए का पड़ेगा। यानी कि सस्ता यूनिट खरीदने का मौका उसके हाथ से निकल गया। किसके हाथ से? एक आम एसआईपी इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे लोगों के हाथ से निकल गया। तो महंगा पड़ता है यूनिट। तो अब इस चक्कर में एक इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। यह केस वैसे आज का नहीं है, यह केस 2021 से ही शुरू हो गया था। 2021 में ही शक हुआ था, 21 या 22 में। फैसला इसका अब हुआ है। मतलब 4 साल लग गए भैया फैसले तक आने में, और 4 साल तक वो जो फंड मैनेजर था उसने पता नहीं कितना कितना कांड किए होंगे, वो पता नहीं। इस एक कांड का खैर फैसला अभी आया है। फरवरी 2020 एक्सिस एएमसी ने खुद अंदरूनी जांच शुरू करी। ये जांच बेसिकली सेबी ने कुछ पैटर्न्स फॉलो करे कि पर्टिकुलर शेयर में, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के द्वारा कुछ पैटर्न फॉलो किया जाता है। वो पैटर्न अभी बताऊंगा आपको। उस पैटर्न को सेबी ने पहले ऑब्जर्व किया, फिर इनको बताया और इन्होंने अंदरूनी जांच शुरू करी। उसके बाद मई 2022 में वीरेश जोशी, जो कि इसके चीफ डीलर थे, एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, फंड के चीफ डीलर जो कि ऑर्डर लगाते थे, उनकी सेवा समाप्त की गई। मतलब उनको हटाया गया। अच्छा, 2022 में उनको हटा दिया गया था, तो उसके बाद वो रहे नहीं। फैसला अभी तक नहीं आया था, लेकिन शक हुआ था, मामला सामने आया था, तो उस वक्त उनको हटा दिया गया था।
फिर 2023 में सेबी का अंतरिम आदेश आया, 30 करोड़ का जब्त करो भैया, 30 करोड़ का मामला है। दिसंबर 2024 में मुंबई में एफआईआर रजिस्टर किया गया और उसके बाद ईडी को भी इन्वॉल्व किया गया और 24 जुलाई को फाइनली ईडी और सेबी दोनों की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 146 पन्नों का भैया आदेश जारी कर दिया, भैया घपला हुआ है और जो जो इन्वॉल्व लोग थे उनको सजा दी गई। अब सजा क्या थी बताता हूं। सर्विलांस अलर्ट, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि सेबी ने बेसिकली कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए थे कि ये गड़बड़ पैटर्न है भैया, और उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड को बताया गया था और उन्होंने फिर अपनी जांच शुरू करी थी। क्या क्या बेसिकली तरीका था ट्रैक करने का? कॉल डिटेल्स ट्रैक किए गए, व्हाट्सएप मैसेजेस ट्रैक किए गए। अच्छा, व्हाट्सएप में ना जादूगर कोड वर्ड ये लोग यूज करते थे, जादूगर, अभी बताता हूं। तो ये भी ट्रैक किया गया, गवाहों के बयान मिले, ट्रेडिंग पैटर्न ऑब्जर्व किया गया, मोबाइल डेटा ऑब्जर्व किया गया। इन सब चीजों के बेस पे जांच शुरू हुई थी, इन सब चीजों के बेस पे भैया ये पूरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें? वीरेश जोशी सबसे मुख्य, सबसे मेन आदमी जो था यही था, एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ डीलर थे ये। आदेश के अनुसार गोपनीय जानकारी, यही बेसिकली जानकारी पहुंचाते थे। उसके बाद ब्रिजेश कुरानी, ये दुबई में बैठा बाहर का कोई ट्रेडर था और यही सौदे लगाता था। सुमित देसाई, ये बेसिकली अकाउंट्स का इंतजाम करता था, किन किन अकाउंट्स में पैसा जाना है। ये प्रणव वोरा ये ब्रोकरेज और टर्मिनल का इंतजाम करता था, कहां पर ऑर्डर लगने वाला है। वैभव पांड्या, ये बेसिकली कड़ी का काम करता था, 2-3 अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम करता था। माफिया वो जाजू ग्रुप, ये बेसिकली ब्रोकर से जुड़े हुए खातों के समूह थे, मतलब ब्रोकर अकाउंट्स का इंतजाम करते थे, बेसिकली पैसा कहां कहां मूव होने वाला है। अब उसके बाद जानकारी के मुनाफे तक, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये बेसिकली पैटर्न था। अब इसको ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, बाय सेल, फंड बड़ा खरीद ऑर्डर देने वाला होता है, नेटवर्क पहले ही वो शेयर खरीद लेता है। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी जब ऑर्डर प्लेस करने वाली होती है, वो जो चोर नेटवर्क होते हैं, चोर नेटवर्क मतलब जिनको पहले से टिप मिल गई, जिनको पहले से इंफॉर्मेशन पहुंच गया, वो लोग शेयर पहले ही खरीद लेते हैं और जैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी के पैसा डालने के बाद वो शेयर बढ़ता है, वो लोग पैसा मतलब एग्जिट कर लेते हैं, सेल करके, प्रॉफिट बुक करके। दूसरा पैटर्न होता है सेल बाय। सेल बाय क्या होता है? म्यूचुअल फंड कंपनी देखो सिर्फ खरीदती नहीं है शेयर, बेचती भी है। उनके पोर्टफोलियो में जो पहले से शेयर हैं, उनको लगता है कि भैया रिटर्न जितना देना था दे दिया है, अब उस शेयर को बेच देती है। और जब बेचती है तो वो भी बल्क में बेचती है। जब वो बेचती है तो कोई पर्टिकुलर शेयर जिसका बेच रही है, वो उसके प्राइस एकदम से हो सकता है 3-4% या 5-10% एकदम से ड्रॉप आए। तो ये इंफॉर्मेशन जब बाहर वाले को पता चल जाता है कि ये शेयर बेचने वाली है कंपनी, तो वो लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सेल करते हैं। शॉर्ट सेल करने का मतलब वो लोग पहले ही उस शेयर को सेल कर देते हैं और जैसे ही वो शेयर का प्राइस और नीचे गिरता है, वो खरीद करके अपना सौदा सेटल कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो नेटवर्क पहले ही वो शेयर बेच देता है। नेटवर्क मतलब वो चोरों का नेटवर्क। फंड की बिकवाली से भाव गिरता है, नीचे भाव पर वापस खरीद करके अपना भैया सेटल कर लेते हैं सौदा। इस तरीके से ये पूरा कांड को अंजाम दिया जा रहा था। ये लोग थे जो इस पूरे इसमें इन्वॉल्व थे। आंगड़िया नेटवर्क का यूज किया था। आंगड़िया मतलब हवाले के जरिए बेसिकली जो प्रॉफिट अमाउंट होता था, म्यूल अकाउंट्स यूज किए जाते थे। म्यूल अकाउंट्स मतलब लोगों के सेविंग अकाउंट या दूसरे अकाउंट खरीदे जाते थे जो आइडल पड़े हैं। ये बेसिकली स्कैम बड़ा तेज चल रहा है भैया देश में। आपके पास भी हो सकता है कई सारे ऑफर आए हैं कि आपका सेविंग अकाउंट खाली पड़ा है, आप यूज करते नहीं हो, हमको किराए पे दे दो 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। आप कहते हो हमारा सेविंग अकाउंट ऐसे ही पड़ा है, दे दो किसी को किराए पे। लेकिन जब वो किराए पे लेता है तो भैया इस तरह के कांड किए हुए पैसे उस सेविंग अकाउंट में आते हैं और वहां से पैसे कहीं और जाते हैं। आपको तो एक छोटा सा किराया मिलता है, लेकिन जब ऐसा कांड होता है और उसमें चेन निकाली जाती है कौन कौन लोगों के अकाउंट्स यूज हुए हैं, तो आपका नाम उसमें आता है और आपको भैया पुलिस उठाती है। आप कहते हो हमको तो कुछ पता ही नहीं है इसमें, हमने कुछ किया ही नहीं। पुलिस मानेगी बात? नहीं मानेगी, क्योंकि आपका अकाउंट यूज हुआ है उसमें। तो छोटे से रेंट के लालच में अपना सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट किसी को ना देना। जाहिर सी बात है, अगर कोई ले रहा है तो वो ऐसे ही किसी काम को अंजाम देने वाला है आपके अकाउंट को लेकर के। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं उनको म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। तो इसमें म्यूल अकाउंट्स को यूज किया गया है, हवाला का नेटवर्क यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद इन लोगों को क्या क्या सजा दी गई? वीरेश जोशी को 7 साल के लिए बैन कर दिया गया मार्केट से, 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया इन पे। ब्रिजेश कुरानी को 7 साल के लिए बैन किया, इस पे 1 करोड़ का जुर्माना। सुमित देसाई को 5 साल के लिए बैन किया, 65 लाख का जुर्माना।
और इन सब लोगों को ऐसे बैन किया और इतना इतना जुर्माना लगाया भैया। ठीक, अब एक चीज समझिए, ये जो 30 करोड़ का घोटाला था, इस घोटाले का पैसा, इसकी वजह से जो आम इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, क्या ये पैसा आम इन्वेस्टर्स को दिया जाता है उनके नुकसान की भरपाई के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ये करना। तो इसलिए ये पैसा क्या करती है, सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और एजुकेशन फंड में डाल देती है। जब इस रकम की क्या कहते हैं उसको, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, वसूली, हाँ, सेबी जब वसूली करती है आरोपियों से, तो वो पैसा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और एजुकेशन फंड में डाल देती है। तो क्योंकि ये पैसा ना इन्वेस्टर्स के ही काम में आता है, एजुकेशन फंड है, प्रोटेक्शन फंड है, तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए पैसा यूज होता है। तो ऐसे कामों से निकाला गया पैसा सेबी इसको ऐसे यूज करती है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। जादूगर कोड वोड होता था, सेबी की भी जांच हुई है, ईडी की भी जांच हुई है, तब जाके इन कंक्लूजन पे पहुंचा गया है। अब इसमें आम निवेशक का नुकसान कहां होता है, नुकसान कहां होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको करना क्या चाहिए ये आपको बता देता हूं। अब ये ध्यान से सुन लीजिएगा भैया। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, एक फंड पसंद आया, लेट्स सपोज एक्सिस ही पसंद आ गया, तो अब एक्सिस म्यूचुअल फंड के कोई एक फंड तो है नहीं, कई तरह के फंड होंगे भैया। एक फंड हाउस ने अच्छा रिटर्न दिया तो उसके स्मॉल कैप में भी उसी का डाला, लार्ज कैप भी उसी का, मिड कैप भी उसी का, ये भी उसी का, वो भी उसी का। ये गलती कभी मत कीजिए। अगर एक फंड हाउस आपको पसंद आ रहा है, तो एक्सिस पसंद है या कोई भी दूसरा पसंद है, कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक फंड हाउस में नहीं डालने का, अलग अलग फंड हाउस में डालने का, ताकि एक में कुछ गड़बड़ हुआ तो बाकी भैया बाकी का प्रॉफिट आपको एवरेज रिटर्न दे पाए, बैलेंस कर पाए। ठीक, क्योंकि ये मामले देखो पहली बार नहीं है, जो मैं आपको कहा कि समय समय पे ये मामले आते रहते हैं, और ये तो पकड़ा गया वो था। ऐसे कितने चोर पता नहीं घूम रहे होंगे जो पकड़े नहीं गए हैं, जिसकी वजह से आम एसआईपी इन्वेस्टर्स का पैसा नुकसान होता है। तो इसीलिए एक फंड हाउस में कभी भी अपना सारा एसआईपी नहीं करने का। 500 रुपए इस फंड हाउस में, 1000 रुपए उस फंड हाउस में, 2000 रुपए उस फंड हाउस में, ऐसे एसआईपी करने का भैया। ठीक है, एसआईपी जारी रखिए। इन खबर की वजह से ऐसा नहीं है कि हम घबरा करके एसआईपी ही बंद कर दें, नहीं यार सारे फ्रॉड ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे फ्रॉड नहीं होते। ठीक है, फ्रॉड होते हैं तो मुझे लगता है 8-10% फ्रॉड होंगे, बाकी 90% जेन्युइन होते हैं भैया। हर जगह फ्रॉड नहीं होता है, और सेबी उनके लिए बैठी है। अगर फ्रॉड करते हैं तो सेबी एक्टिवली उन फ्रॉड्स को पकड़ती है, उन पर नजर रखती है। तो ऐसा नहीं है नेगेटिव होकर के एसआईपी बंद कर दीजिएगा, ऐसा करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है, डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग फंड हाउस में अपना पैसा रखिए। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद डिस्क्लेमर साफ साफ दे दूं भैया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, एसआईपी में इन्वेस्ट करना जोखिमों के अधीन होता है। अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिए कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो भैया आज के लिए इतना ही, चलो बाकी मिलते हैं बाद में।